यहां पर mRNA के पास में कुछ कोड लैंग्वेज है, उस कोड लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना है सेल की लैंग्वेज में, क्योंकि सेल की लैंग्वेज है प्रोटीन, सेल समझती है प्रोटीन लैंग्वेज को, और mRNA के पास में जो कोड लैंग्वेज है वो है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसे बोलते हैं कोडोन। तो ये जो मीडिएटर है, ये कन्वर्टर है, ये ट्रांसलेटर है, वो कौन है? राइबोसोम। तो बात करेंगे राइबोसोम की, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की। तो यहां पर हम जो पहले बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है। आप देखो के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर इसका न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, मतलब इसके पास में एक न्यूक्लियस नहीं है, केवल और केवल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में ही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। हमारा यूकेरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए प्लेस सेम है। क्या सेम है? प्लेस सेम है। प्लेस सेम होने का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इनका प्लेस सेम है, पहली बात। तो दूसरी बात कि यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि जीन स्प्लाइसिंग। तो ये दो कारण हैं, नो नीड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ऑपरेशंस, यानी कि जीन स्प्लाइसिंग भी नहीं करनी है। हमारे वाले में तो क्या करना है, यूकेरियोटिक में तो जीन की स्प्लाइसिंग, सॉरी एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म होगी, ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद में परफेक्ट डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। हाँ सर वो कैसे क्या मतलब मालूम पड़ा था, किस मतलब क्या वो बताएंगे, अभी मेरी क्लास चल रही है, वो बताएंगे सर। हाँ बच्चे हैं, बच्चों ने सोचा कि ये मतलब वैसा काउंटर है, क्या बोलते हैं, काउंसलिंग काउंटर। तो बच्चे पूछने आ गए सर फेस चेंज कहाँ से करवाएं। ये था। अच्छा सुनो, तो एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि दोनों की दोनों एक्टिविटी यहाँ पे साथ साथ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म भी नहीं होगा, हमारे अंदर तो पहले जीन की स्प्लाइसिंग होगी, उसके बाद में परफेक्ट एमआरएनए बनेगा। और दूसरा इनका प्लेस भी सेम है, तो जैसे ही एमआरएनए बना वैसे ही शुरू हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो दीज आर coupled in prokaryotic cell. So transcription and translation can be coupled in bacterial cell because there are no need of mRNA processing, and second place is same compartment में हो रहा है, ठीक है। So ये हुआ बैक्टीरिया के बारे में। यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यूकेरियोटिक की। तो यूकेरियोटिक सेल में देखो कहां कहां ट्रांसलेशन हो सकता है, जहां जहां राइबोसोम होंगे, जहां जहां आरएनए होगा। तो ये कहां कहां है? साइटोप्लाज्म में, पहला है साइटोप्लाज्म में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट में, और चौथा है ईआर पर। इन चार जगहों पर हो सकता है ट्रांसलेशन। हैंड रिटन से पढ़ाऊं क्या? ठीक है, अब बोल दो एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो। टेस्ट का सिलेबस MBI पूरी। चलो स्लाइड भी दिखा देंगे, हैंड रिटन से भी पढ़ लो। स्लाइड भी दिखा देंगे, हैंड रिटन से भी पढ़ लो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सुनो मेरी बात। देखो हैंड रिटन से पढ़ोगे तो भी आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे साथ साथ,
अब जल्दी जल्दी सुन लो मेरी बात। देखो क्या होता है कि यूकैरियोटिक में 4 जगह हो सकता है, साइटोप्लाज्म में, ईआर पे, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब पहली जो स्टेप है इसके अंदर, पहली स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होता है? ठीक है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है क्योंकि अमीनो एसिड पड़े हुए हैं ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, इनको पता नहीं है बेचारों को कि हमें करना है प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इनका एक्टिवेशन के लिए इनको देनी पड़ेगी एटीपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड के साथ में एटीपी को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ऐसे, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, ये मिलकर के बनता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये बना लेंगे अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे। होता क्या है कि जैसे ये एंजाइम है, इसकी ये लैब में एक्टिवेशन साइट्स होती हैं, यहां पर आ जाती है एटीपी एंड यहां पर आ गया है अमीनो एसिड। अब ये एटीपी इस अमीनो एसिड को चार्ज करेगा तो क्या होगा, यहां से एएमपी से जुड़ जाएगा और इसको मिल जाएगी दो फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी, और यहां से प्लस निकल जाएगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो बना है ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। पहली स्टेप ये है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। और ऐसे पढ़ाना है तो ऐसे बता दो, और अगर पढ़ाना है स्लाइड से तो वैसे बता दो कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलो, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। कुछ भी नहीं हुआ, अमीनो एसिड को एटीपी दिया है, इसको चार्ज किया है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया है, इसको कॉफी पिलाइए 2 कप कॉफी पिलाइए इसको एंजाइम की प्रेजेंस में, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में। तो ये बन गया अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से निकल गए। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, अब टाइम मत खर्च करो फिर, वरना तो पीपीटी से दिखाता हूं मैं, चल पड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो यार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम सेकंड स्टेप में देखते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो जो कॉम्प्लेक्स बना था अभी अमीनो असाइल एएमपी, देन एएमपी का मतलब एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए, एंड इट विल गिव यू अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस ये देगा आपको एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और प्लस ये देगा आपको एंजाइम। ठीक है, यहां से आपको देखो एएमपी अलग हो गया, आगे जाकर के वापस से ये एटीपी में बदल जाएगा, एनर्जी अलग हो गई, सॉरी एनर्जी इसको मिल गई, और एंजाइम भी अलग हो गया। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है एंजाइम अलग हो जाता है, वापस से रिएक्शन करने लगता है।
तो ये सेकंड स्टेप है। अब हो क्या रहा है, ये आपका था टीआरएनए, ये हम पहले देख चुके हैं चीज, ये आपका था टीआरएनए। इस टीआरएनए के पास में यहां पर एक लूप था, डीएचयू लूप, ठीक है, यहां पर एक लूप था जिसका नाम था डीएचयू। प्लस इस लूप के पास में कौन आ गया है, एंजाइम, जो कि अमीनो असाइल है, एएमपी, एंड देन अमीनो असाइल। तो ये कैसा बन गया है, यहां पर आ गया है इस तरीके से, ये तुम्हारा टीआरएनए था, यहां पर जुड़ गया है अमीनो एसिड, यहां पर अमाइनो एसिड, ठीक है, थर्ड एंड पर हो गया 5 प्राइम एंड, ये हो गया है, प्लस एएमपी निकल गया और प्लस क्या निकल गया, एंजाइम भी निकल गया। तो इसको जल्दी से बना लो, ये डायग्राम फॉर्म में है और ये तुम्हारा है वैसे ही, डायग्राम फॉर्म में भी समझ में जल्दी आएगा, तो दोनों को बना लो जल्दी से। बोलो भाई, तो क्या क्या मिटा दूं क्या, ये जो केतन और ये बच्चे एक दो धीरे धीरे लिखते हैं, बोलो भाई, केतन, ये केतन जब तक नहीं बोलेगा जब तक नहीं बढ़ूंगा आगे। केतन है, सौम्य है, ठीक है, केतन ने और सौम्य ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया, चलो ठीक है, ये लो। अब थर्ड स्टेप जो है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एक तो यहां पर चाहिए हमें राइबोसोम, तो राइबोसोम डायरेक्ट नहीं मिलता है, 30S और 50S सब यूनिट, ठीक है, ये सब यूनिट चाहिए। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के लिए, इसलिए ये 30S और 50S यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट। 2 सेकंड के लिए बैक नहीं हो सकता, वो मिट जाता है, वहां पे बैक का ऑप्शन नहीं होता, वीडियो में देख के करेक्ट कर लेना, ठीक है। 30S और 50S राइबोसोम, अब इसको इतनी देर में नोट डाउन भी कर सकते हो जितने मैं पढ़ा रहा हूं, लिखते लिखते भी समझ में आता ही है, कोई डायग्राम बना रहे होंगे तब आप देख लेना पहले। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के लिए, तो यहां पर जो होगा राइबोसोम 50S और 30S वाला। फिर हमें चाहिए एमआरएनए, उसके बाद हमें चाहिए चार्ज टीआरएनए, फिर हमें चाहिए इनिशिएशन फैक्टर। तो प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, IF2 एंड IF3। फिर हमें चाहिए GTP और फिर हमें चाहिए Mg++, ये चीजें हमें चाहिए। नोट डाउन कर लो इसे, जल्दी से कर लो वरना तो मैं स्लाइड दिखाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम ही है वो, मैग्नीशियम +2। IF का है इनिशिएशन फैक्टर, IF मींस इनिशिएशन फैक्टर, और GTP का मतलब है ग्वानो साइन ट्राई फोस्फेट, ग्वानो ट्राई फोस्फेट।
हाँ बिल्कुल, अटैचमेंट के लिए आगे आगे मत भगो, आगे आगे मत भगो, मैं सब बता दूंगा किसके लिए है। ठीक है, तो यहां पे हो गया है इरेज करने का टाइम, ये लो। अब हम बात कर रहे हैं अब क्या होगा। तो अब आपको पता है कि जो स्मॉलर सब यूनिट है, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो जुड़ेगी एमआरएनए के साथ में। तो जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए, जैसे कि टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स थे हमारे प्रमोटर के पास में, वैसे ही यहां पर एक सीक्वेंस होता है एमआरएनए पे। ये देखो, ये है आपका एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए। ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। इस 5' एंड पर, इस 5' एंड पर यहां पर अगर अपन 5 से 3 की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें मिलेगा स्टार्टिंग कोडोन एयूजी। ठीक है, एयूजी मिलेगा। इस एयूजी से पहले 5 डायरेक्शन में, 3 to 5 डायरेक्शन में एयूजी से पहले 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले, बिफोर 4 से 12 नाइट्रोजन बेस बिफोर एक सीक्वेंस होता है 8 न्यूक्लियोटाइड का। ये जो एक 8 न्यूक्लियोटाइड का 8 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, इसी को आप बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, शाइन डेल गार्नो सीक्वेंस। क्या, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। यही सीक्वेंस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहलाता है। बिफोर 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड स्टार्टिंग कोडोन से, अरे स्टार्टिंग कोडोन से 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये कहां प्रेजेंट है, एमआरएनए पे। बना लो इसको जल्दी से, एमआरएनए पे प्रेजेंट है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। साइंटिस्ट के नाम पे है शाइन डेलगार्नो। अगर उसका नाम तुषार होगा तो अगर वो जापान में जाएगा उसका नाम, तो तुषार को बोलेंगे कि सर इसका नाम इतना अजीब क्यों है। अगर उसका नाम ऋषभ होगा, वो चाइना में जाएगा, तो उसको सब बोलेंगे कि ऋषभ नाम इतना अजीब क्यों है। तो अपने लिए अजीब है, उनके लिए नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो है वो मिलेगा तुमको राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट पर। सो यहां पे लिखो, इट इज प्रेजेंट ऑन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और वो कौन सी होगी, 30S, और 30S में भी 16S, क्योंकि ये बैक्टीरियल राइबोसोम है। 70S राइबोसोम है। इट इज प्रेजेंट ऑन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 16S। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ शाइन डेलगार्नो। लिखो, अरे भाई शाइन डेलगार्नो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ेगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको बोलते हैं एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और ये कहां प्रेजेंट है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट पर। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ शाइन डेलगार्नो। बात आ गई कि समझ में, लिख लो इनको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। टेस्ट में बैक पोर्शन का मुझे नहीं पता है क्या आ रहा है, मेरा पोर्शन नहीं था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था, मेरे को पता नहीं है क्या आ रहा है। नोटिस मिल जाएगा अपने सिलेबस में, एमबीआई पूरा आएगा 10 तारीख वाले टेस्ट में। और जिसका अभी 3 तारीख को टेस्ट है उसके में जेनेटिक्स आएगी, पीओआई।
ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा, 30s सब यूनिट, 30s सब यूनिट जुड़ेगी mRNA से, और इस प्रोसेस में हमें चाहिए क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ शाइन डेलगार्नो। रिचा सिंह, शाइन डेलगार्नो का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ शाइन डेलगार्नो। ठीक है, यहां पर हमें चाहिए इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 30s mRNA, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। लिखो इसे जल्दी से, 30s सब यूनिट, तो 30s सब यूनिट प्लस mRNA, तो ये आपका हो गया mRNA, ये आपकी हो गई 30s, ये हो गया स्टार्टिंग कोडोन AUG, और यहां पर ये है आपका शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये क्या है, शाइन डेलगार्नो, और ये नीचे यहां पे प्रेजेंट होगा एंटी शाइन डेलगार्नो, और ये हो गई 30s यूनिट। ये mRNA जुड़ गया है भैया, mRNA जुड़ गया है 30s से। आगे क्या बात समझ में, बना लो इसे जल्दी से। ये शाइन डेलगार्नो है, ये वाला सीक्वेंस mRNA पर, AUG से पहले। हाँ, शाइन डेलगार्नो ही रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम की छोटी सब यूनिट को। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 30s mRNA के पास में, जिसकी 30s भी किससे बना है, 16s से, तो 16s वाली के पास होता है ये, 16s वाली के पास। अरे 30s किससे बना है, ये बात ध्यान रखना। हाँ 30s से जुड़ा है, लेकिन 30s किससे बना है, ये जो सीक्वेंस है ये 16s के बगल में रहता है, 16s के ऊपर रहता है, क्योंकि 13s भी 30s, 30s भी 16s से मिलके बना है। ये बात सबको पता है ना कि 30s 16s से मिलके बना है, तो ये 16s वाली यूनिट के पास है ये। अरे 30s का मतलब है कि दो 16s वाली मिलके 30s बनाती है। ठीक है क्या, हाँ एनसीईआरटी में नहीं होगा तो भी पढ़ो, आएगा, यहां से क्वेश्चन आता है यहां से। चले क्या आगे, वो केतन पता नहीं क्या लंबा सा मैसेज टाइप किया था, कहां गया उसका मैसेज, क्या कह रहा है वो केतन, सर मैं स्लो नहीं लिखता, बस उस दिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, मैं वैसे फास्ट लिख लेता हूँ। हाँ अब तो सही लिख रहा है। सोम में भी धीरे लिखता था, वो भी तेज लिखने लग गया। 30s में तो एक 16s ही रहता है, हाँ 30s में दो 16s रहती हैं, दो 16s मिलके एक 30s बनती है। ठीक है, अब चलो आगे। हाँ ठीक है, पढ़ना भी पड़ेगा, जो पढ़ाऊंगा वो सारा पढ़ना भी पड़ेगा। अब क्या होता है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कौन सा है, 30s
और mRNA, ये कॉम्प्लेक्स जुड़ता है। अब फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा होगा बताओ बच्चों? फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा होगा? हाँ, एयूजी नहीं, मिथियोनिन। और बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं तो एन फॉर्मिल मिथियोनिन। हाँ बिल्कुल सही है, एन फॉर्मिल मिथियोनिन। तो ये जुड़ता है एन फॉर्मिल मिथियोनाइन, टीआरएनए, इसका टीआरएनए से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा पूरा का पूरा मिलकर के 30S mRNA एन फॉर्मिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मिलके बन जाएगा ये। अब यहां पर अपने को देखना है कि कैसा दिखेगा। तो ये दिखेगा ऐसे, ये तुम्हारा हो गया एमआरएनए। इस एमआरएनए की ये छोटी सब यूनिट 30S, 30S के ऊपर स्टार्टिंग कोडॉन AUG, और यहां पर अब आ गया है तुम्हारा टीआरएनए। इस कुछ इस तरह से तुम्हारा टीआरएनए आ गया है। अरे रे 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 रे, इस टीआरएनए पे कौन सा एंटी कोडॉन क्या होगा? एक के सामने यू के सामने ए, और सी, एक जी के सामने सी। ये एंटी कोडॉन हो गया और ये कोडॉन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है एन फॉर्मिल मिथियोनिन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? एमआरएनए से कौन जुड़ा हुआ है? टीआरएनए से कौन जुड़ा हुआ है? एन फॉर्मिल मिथियोनिन। तो बनाओ इसे, ऐसा दिखने लग जाएगा, ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसको अब मिटा रहा हूं मैं। मिटा दूं क्या? लिख लो, जल्दी लिखो जिसने नहीं लिखा। ठीक है, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होगा। अब एक लाइन लिखो, लाइन ये लिखोगे, नाउ लार्जर सब यूनिट मीन्स 50S join this complex। और ये जो 50S सब यूनिट है उसके ऊपर 3 साइट है, ये देखो, ये 50S सब यूनिट है। क्या है? 50S। इस पर 3 साइट है, P, A एंड E। E के नीचे लिखो एग्जिट साइट, SITE। P के नीचे लिखो पेप्टिडाइल साइट, और A के नीचे क्या लिखना है? अमीनो साइट। लिख लिया क्या?
ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। तो अब ये जुड़ने के बाद कैसा दिखेगा ये देखते हैं। जुड़ने के बाद कैसा दिखेगा, तो यहां वापस से बनाना पड़ेगा हमें। जुड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ये लो, ये स्मॉलर यूनिट थी, यहां पर क्या था, AUG, ठीक है। और यहां पर सामने था एक tRNA, इसके ऊपर कोडोन था tRNA के ऊपर, एक के सामने U के सामने A और G के सामने C, ये वाला। तो यहां पर ये कुछ tRNA इस प्रकार से आ रखा था, ये ठीक है, ये tRNA था। और इस tRNA के पास में अब कौन आ जाता है, यहां पर आ जाती है अब तुम्हारी लार्जर सब यूनिट। ये तुम्हारी लार्जर सब यूनिट आ गई, ठीक है। लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट आ गई। तो इसके ऊपर ये जो 3 साइट है, ये देख सकते हो आप, ये वाली तुम्हारी हो गई P साइट, ये वाली हो गई A साइट, ये वाली हो गई P साइट, और ये वाली हो गई एग्जिट साइट, ठीक है। ये वाली एग्जिट साइट। तो यहां पर तो फर्स्ट कोडोन जो था वो कहां है, P पर। तो फर्स्ट tRNA कहां के जुड़ता है, P पर। और सेकंड कोडोन कहां है, A पर। तो सेकंड वाला कहां आएगा, सेकंड वाला हमेशा आएगा A पर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी A पर आएंगे। अब tRNA कहां पे आएंगे, A पर। बनाओ इसे। ये तुम्हारा रेड वाला है mRNA, और ये नीचे वाला क्या है, 30S, और ये क्या है, 50S। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो एसिड 1, जो कि आपको पता है N फॉर्मल मिथ्योनिन है। अरे बना लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो आपको दोबारा से बनाना है, आपको उसमें नहीं बनाना है, मैं यहां पे बना सकता हूं। ये A साइट है ना, तो यहां पर अगला वाला अमीनो एसिड आएगा, और वो ये tRNA। आपको पूरा डायग्राम दोबारा से बनाना है, समझ गए क्या। आपको पूरा डायग्राम दोबारा से बनाना है, और हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो वहां पर, क्या, इलोंगेशन। ये इलोंगेशन बता रहा हूं, इलोंगेशन। इलोंगेशन में पूरा डायग्राम दोबारा से बनेगा। ये अमाइनो एसिड 2 बनाओ जल्दी, इलोंगेशन। यहां से ये अमाइनो एसिड आता है, तो यहां पर क्या होता है, ये अमाइनो एसिड आ रहा है, देखो इधर से, यही वाला, ये अमाइनो एसिड यहां पे बाइंड हो रहा है, यहां करके, ठीक है। और यहां पर इसमें क्या क्या चीज चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, ठीक है। और क्या चाहिए, GTP, ये चीजें चाहिए। बनाओ इसे। उसमें नहीं बनाना, वो डायग्राम बन चुका। अब हेडिंग डालो इलोंगेशन, और इलोंगेशन में पूरा बनाओ, इसको पूरा बनाओ, पूरा बनाओ इलोंगेशन की हेडिंग डाल करके। बन गया क्या,
10 नहीं है, ये TU है, TU इलोंगेशन फैक्टर TU और TS। कम कहां लग रही है एनर्जी, तुम लोग बना ही नहीं रहे हो। कम नहीं लग रही, सुबह से 3 क्लास ले चुका हूं और अभी 1 क्लास हो रहा है, इसके बाद में कम तो नहीं है, लेकिन तुम लोग भी तो जल्दी जल्दी नहीं बना रहे ना, फिर मैं भी धीरे धीरे बना रहा हूं, और क्या। ठीक है, ओके। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, अब यहां पर अपन इसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। लेकिन मिटाने से पहले ये बताओ, अमाइनो एसिड 1 और अमाइनो एसिड 2 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसको क्या बोलोगे, जिसको क्या बोलोगे, बताओ। पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो बनाता है वो बनाता है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज बनाता है, और ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज है ये क्या है, ये 23S rRNA है, 23S rRNA। और इसको ही, ये RNA ही एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, राइबोजाइम। लिखो इसे जल्दी से। पेप्टिडिल, पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो एक प्रकार का आरएनए है। कौन सा आरएनए है, 23S आरएनए है, जो आरएनए प्रोटीन की तरह, एंजाइम की तरह काम करता है, उसको राइबोजाइम बोलते हैं। इसको लिख लो। कैसे करते हैं, इसको ऊपर यूं कुछ होगा, बैठ गया, ठीक, अभी आ गया, अभी ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार मिटा दूं क्या, चलो इसको नहीं मिटाते हैं, अगले वाली स्लाइड पे दिखाते हैं आपको क्या केस होता है, क्या खेल होता है। अब देखो क्या होता है, यहां पर ये पहला अमाइनो एसिड था, ये क्या था, ये पहला अमाइनो एसिड था, ये पहला टीआरएनए है, ठीक है। यहां पर एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, जो किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। अब ये सेकंड वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया, नीचे बना लो ऐसे, ये mRNA, ये सेकंड वाला आ गया। तो यहां पर जो सेकंड वाला आएगा, ये जो सेकंड वाला आएगा, तो यहां पर O C डबल बॉन्ड O C, यहां पर है R, यहां पर है H और यहां पर है NH2। तो देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले का NH2 फ्री है, फर्स्ट वाले का NH2 फ्री है, और सेकंड वाले का भी NH2 फ्री है। तो जब फर्स्ट वाला टीआरएनए हटेगा, देखो अब फर्स्ट वाले टीआरएनए को हटा रहा हूं मैं, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट वाले का जब टीआरएनए हटेगा तो कैसे हटेगा, ये लो, ये हट गया फर्स्ट टीआरएनए। अब जो बॉन्ड बनेगा तो वो कहां बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट का, यहां जैसे ही वो हटेगा यहां पर H आ गया है, जैसे ही हटेगा यहां पर क्या आ जाएगा, H, ये H, ठीक है। फर्स्ट का OH, यहां से OH और यहां का एक H मिलकर के निकलेंगे, यहां से टूटेंगे ये, और यहां से मिलेगा -H2O, और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसे देखते हैं कैसा दिखता है वो बॉन्ड। वो बॉन्ड दिखता है कुछ ऐसा,
ऐसा। ऐसा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा 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 ऐसा। ये है भाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि पहले अमीनो एसिड का COOH और दूसरे का NH2 बॉन्ड बनाएंगे हमेशा। तो लाइन लिखो, लाइन लिखो, हाँ यहां पर NH हो गया, ये भी सही बोला, NH हो गया, ये लो। तो लाइन लिखो इसके लिए, पेप्टाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सर ऑक्सीजन के पास H कहां से आया? अरे वो वाटर में पड़ा हुआ है, वाटर से ले लिया उसने, एक्वस मीडियम में हो रहा है सारा खेल। और वो जो एंजाइम आया है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, वो कुछ तो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, लाइन लिख लो, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन COOH group of first amino acid, COOH group of first amino acid and NH2 group of second amino acid, NH2 group of second amino acid। लिख ली के लाइन, पेप्टाइड बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन COO group of first amino acid and NH2 group of second amino acid always। So direction of peptide polypeptide chain, direction of polypeptide chain किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा हमेशा N2C, इधर हमेशा N रहेगा, ये N है और ये C टर्मिनल है, N2C। तो कोई भी पूछे कि पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी N2C। आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा N रहेगा, राइट हैंड साइड में हमेशा C रहेगा। जैसे हमारा DNA होता है 5 to 3, वैसे ही प्रोटीन बनती है N2C। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, N2C, N2C। हाँ तो OH का O ही मान लो, वहां पर O ही था, पर बॉन्ड बना दिया एंजाइम ने, एंजाइम ने बॉन्ड बनाया है। तो यहां पर जो पहले O था, ये जब tRNA गया तो यहां पर एक H लगा के गया और फिर यहां पर बाद में ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये लो, अरे इसको बना लो जल्दी से, लाइन लिख लो। N क्योंकि इस साइड में N है, इस साइड में C है, यहां पर C है ना, कार्बन ये वाला C, इस साइड में C है, ये रहा C, राइट हैंड साइड में C है और लेफ्ट हैंड साइड में N है, इसलिए N2C बोल रहे हैं। बंद कर दूं क्या? अरे हम मिटा दूं क्या?
अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, नाम लिखो एंजाइम का, ट्रांसलोकेज, लिखो ट्रांसलोकेज। लिखो बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम राइबोसोम मूव on mRNA, move along, move move along mRNA in 5 to 3 direction. So new codon is available always on a site। लिखो लिखो इसको। अब क्या होगा, राइबोसोम मूव कर गया है आगे, तो जो पहला वाला टीआरएनए था ना, राइबोसोम आगे खिसक गया, तो जो पहला वाला एयूजी था वो आ गया एग्जिट साइट पर, अगले वाला कोडोन आ गया पी साइट पर, और अब जो नया कोडोन है वो आ गया तुम्हारा ए साइट पर। तो कैसे आ गया, ये देखो, ये एमआरएनए है, ये एग्जिट साइट है, ये वाली एग्जिट साइट, ये लो, ये छोटी यूनिट, ये एग्जिट साइट पर आ गया है एयूजी, और टीआरएनए निकल गया, टीआरएनए बाहर चला गया, टीआरएनए आ गया तुम्हारा बाहर, साउथ, टीआरएनए आउट, ऐसे देखो टीआरएनए आउट, ठीक है। ए साइट पर कौन आ गया, यहां पर कौन आ गया, ये टीआरएनए जो है ए साइट पर, इस टीआरएनए पे क्या लगे हुए हैं, एक तो अमाइनो एसिड 1 और एक लगा हुआ है अमाइनो एसिड 2, ठीक है। और जो ये वाली साइट है ये पी है, और जो ए साइट है, ए साइट पे कौन आ गया, ए साइट पे आ गया नया वाला टीआरएनए जिसपे अमाइनो एसिड 3 लगा हुआ है, और अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से बनाओ ए साइट पर, इस प्रोसेस के अंदर ये जो आ रहा है नया वाला राइबोसोम मूव कर रहा है, इस प्रोसेस के अंदर काम में आता है इलोंगेशन फैक्टर जी, इलोंगेशन फैक्टर जी, एंड एक और चीज काम में आएगी यहां पर, वो काम में आएगा जीटीपी। हो गया क्या? तो इस तरह से नए नए बॉन्ड जुड़ते जाते हैं, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम मूव करता रहता है, नए नए टीआरएनए आते रहते हैं, इस तरह से काम होता रहता है। अब अपन देखते हैं क्या हो रहा है इस तरह से। अब लिखो तुम
अब लिखो टर्मिनेशन। ये mRNA है, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये बड़ी सब यूनिट है। यहां पर क्या है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये एग्जिट साइट है। एग्जिट साइट से टीआरएनए बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। यहां पर ये जो है, ये इस तरह से, ये हमारा पी साइट के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, इसके पास में है अमीनो एसिड 1, 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन, अमीनो एसिड 4, ये यहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर आ गया है UAA। ये कौन सा कोडोन है, ये कौन सा कोडोन है, स्टॉप कोडोन। हाँ, तो अब यहां पर यहां पर स्टॉप कोडोन, तो टीआरएनए आएगा क्या, टीआरएनए नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउ रिलीज फैक्टर वर्क्स and release polypeptide chain from राइबोसोम। आ गई क्या बात समझ में? रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर, ये स्पेशल प्रोटीन है। ठीक है, इसको जल्दी से बना लो, फिर आगे की बात करते हैं। बनाओ आपको इतनी सी है कि टर्मिनेशन है, जब एमआरएनए पर राइबोसोम आगे आगे मूव कर रहा है, जब ये आगे आगे मूव कर रहा है तो एक जगह पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा। स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा वैसे उसके ऊपर टीआरएनए नहीं आएगा, क्योंकि उसका टीआरएनए होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो आगे आगे मूव करता करता बढ़ेगा, स्टॉप कोडोन रास्ते में मिलेगा तो टीआरएनए नहीं आएगा। अब इस चेन को यहां से तो रिलीज करवाना है ना, यहां से जो ये टीआरएनए तो रिलीज करवाना है, तो रिलीज करवाने के लिए रिलीज फैक्टर काम करेगा, और रिलीज फैक्टर क्या करेगा, इसको यहां से हटवा देगा। ये बात है। एमआरएनए को तोड़ दिया जाएगा। एमआरएनए जो है वो सबसे अनस्टेबल होता है, जैसे ही प्रोटीन बनी वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया जाएगा। यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता है, कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं, कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं। लिख लो, अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन फैक्टर की, इलोंगेशन फैक्टर की और रिलीज फैक्टर की, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर होंगे 3, इलोंगेशन फैक्टर होंगे 3 और रिलीज फैक्टर भी होंगे 3। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर होंगे 10, इलोंगेशन फैक्टर होंगे 2 और रिलीज फैक्टर होंगे 1। ये टेबल बना लो।
बन गया सब कुछ। अब चले आगे। यहां पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पूरा हो गया है। अब बचा है जीन रेगुलेशन। तो मुझे बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जो इसमें अजीब अजीब से नाम आते थे पहले, अजीब अजीब से रिएक्शन आती थी, वो रिएक्शन सब समझ में आ गई ना? अब कोई याद करने में दिक्कत होगी क्या? हाँ, पॉलीपेप्टाइड चेन अब गोल्जी बॉडी के पास जाएगी फर्दर प्रोसेस होने के लिए। चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनवाया है, जो मैंने तो लिख लिख के पढ़ाया है, तो वो शॉर्ट नोट्स ही हैं। जो मैंने तो लिख लिख के पढ़वाया है, तो वो तो शॉर्ट नोट्स ही है। मैंने तुमको तो किताब तो नहीं दी, पीपीटी तो नहीं दी केवल कि पीपीटी ले जाओ शॉर्ट नोट्स बना लो। अब हम बात करेंगे जीन रेगुलेशन। क्या होता है जीन रेगुलेशन? तो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस यहां पे कहां से आ गया? यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस कहां कहां होता है? यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सबसे पहले होता है ये साइटोप्लाज्म में, फिर ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर ये होता है क्लोरोप्लास्ट। यहां होता है ये चार जगह। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जीन रिक्स प्रोटीन। एक प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। जैसे एक प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें दो तरह की चेन है, अल्फा और बीटा। टोटल चार चेन है, दो अल्फा की और दो बीटा की। तो अल्फा और बीटा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये कौन सी है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। बात समझ में आ गई क्या अब? ठीक है, अब चलो आगे। आगे चलो या कोई और पूछ रहा है कुछ? जीन रेगुलेशन क्या होता है? जीन रेगुलेशन बताओ क्या होता है? हाँ, यूकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया में सेम ही प्रोसेस चलेगा, वहां पर सेम ही प्रकार के राइबोसोम है, बिल्कुल सेम चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है,
जीन रेगुलेशन का मतलब है कि देखो हमारे पास में दो तरह की जीन है, एक तो हो गई कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब कि हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग जीन, ठीक है। दीज आर ऑलवेज ओन, इन जीन के प्रोडक्ट हमें हमेशा नीडेड होते हैं। इन जीन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? हर टाइम नीडेड होते हैं, हर टाइम चाहिए होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस तो हमेशा चल रहा होएगा, ग्लाइकोलाइसिस तो हमेशा ही चल रहा होगा, तो उसके एंजाइम हमेशा चाहिए। सो इस तरह की जीन हमेशा ऑन रहती है, ऑलवेज इन फंक्शन, हमेशा फंक्शनल रहती है ये, ठीक है। जैसे कि जीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फिर नो नीड ऑफ रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, तो हमेशा ही चलता रहेगा। ये वाली जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ जीन ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट हमें रोज रोज नहीं चाहिए। हाउस कीपिंग का मतलब था जो हमेशा चाहिए घर में, जैसे कि किचन के अंदर हाउस कीपिंग चीजें होती हैं, जैसे कि तेल हो गया, मसाले हो गए, आटा हो गया, पानी हो गया, चावल हो गए, ये रोज चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये रोज चाहिए। तो ये हाउस कीपिंग है, इनके प्रोडक्ट्स रोज चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आटा कब लाना है, अरे आटा हमेशा आएगा। दाल कब लानी है, चावल कब लानी है, हमेशा लानी है, कभी नहीं सोचना है। लेकिन कभी कभार अपने घर पे कुछ स्पेशल आइटम आता है, जैसे कि गुलाब जामुन, जैसे कि पनीर, जैसे कि बर्फी, जैसे कि काजू कतली, तो वो हो गया स्पेशल आइटम, उसको बोलते हो लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम। तो ऐसे इन जीन के रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, लिख लो इसको जल्दी से। पनीर हाँ पनीर, चिकन, ओके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो कुछ जीन कैसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ये है लग्जरी जीन, लग्जरी जीन, लग्जरी, इसकी स्पेलिंग में लग्जरी जीन है ये, लग्जरी जीन, मतलब इनके प्रोडक्ट रोज रोज चाहिए नहीं, रोज रोज नहीं चाहिए। दे आर नॉट इन फंक्शन एनी टाइम, ठीक है, हमेशा फंक्शन में नहीं रहती, इनको ऑन और ऑफ करना पड़ता है, ऑन और ऑफ करना पड़ता है। तो मतलब क्या है इसका, ऑन और ऑफ का मतलब क्या है कि कभी इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, कभी नहीं होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि इनका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, इनका रेगुलेशन कैसा होता है, इसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन। तो नीड ऑफ रेगुलेशन, इनके रेगुलेशन की नीड होती है। फिर हम बात करें इनको स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ की जरूरत होती है। आ गई क्या बात समझ में? तो लिखो इसको जल्दी से।
नया जॉब है, मैंने बोल दिया कि कल आ रही हूँ, तो आप है ना। तो यहां पर अपन बात करें कि ये दो तरह का हो सकता है रेगुलेशन। एक तो होता है इंड्यूसिबल, इंड्यू दो तरह का हो सकता है, इंड्यूसिबल, ठीक है। और एक होता है रिप्रेसेबल, एक होता है रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल। इंड्यूसेबल का मतलब है कि जो जनरली बंद रहता है, जनरली ऑन रहता है, इसका मतलब हो गया जनरली ऑफ रहता है, ये ऑफ, जनरली ऑफ रहता है और इसको करना पड़ता है तुम्हें ऑन। रिप्रेसिबल का मतलब हो गया कि ये जनरली ऑन रहता है, ऑन, और इसको करना पड़ता है ऑफ। मतलब कि जो जनरली ऑफ रहता है उसको इंड्यूस करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, वो हो गया इंड्यूसेबल। और जो जनरली ऑन रहता है उसको करना पड़ता है रिप्रेस। ऐसे जीन का एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि तुम्हारी लैक्टोज ओपेरोन की जीन, या जैसे कि तुम्हारी वुंड हीलिंग की जीन। अब तुम्हें रोज तो वुंड लगता नहीं है, रोज तो चोट लगती नहीं है, तो उसके अंदर जो जीन्स प्रोटीन बनाएंगी वो तभी बनाएंगी जब तुम्हें चोट लगेगी। आ गई बात समझ में? आ गई क्या? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, करते हैं बात नेक्स्ट क्लास में।